नमस्कार। आइए आज हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की श्रृंखला में आर्थिक भूगोल की श्रृंखला में रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो रिसोर्सेज मतलब संसाधन। रिसोर्सेज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वही संसाधन है। फुलफिल ऑफ द ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन की नीड्स है उसको जब फुलफिल करता है उसी को हम संसाधन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जिम्मरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं, बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकॉम। और जिम्मरमैन का यह भी कथन है कि मनुष्य का ज्ञान, नॉलेज ही सबसे बड़ा संसाधन है, रिसोर्सेज है। ठीक है। तो जिम्मरमैन ने नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को 4 टाइप में बांटा। एक बताया इन्होंने एबिक्विटीज, मतलब सर्वसुलभ, ऐसे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध हों, ऑकरिंग एवरीवेयर, जो सर्वत्र प्राय हों, हर जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन इन एयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब आपका सर्वसुलभ है। सेकंड आता है इनका कमोनलिटीज, सामान्य सुलभ, मतलब कि जनरली जो मिलता हो, ऑकरिंग इन मेनी प्लेसेस, जो साधारणतः अधिकांश क्षेत्रों में आपको प्राप्त हो। एग्जाम्पल के लिए कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चर लैंड आपको मिलता है, एलिवेल लैंड, वाटर मिलता है, तो ये आपको हर जगह मिल जाता है। फिर आता है रेयरिटी। रेयरिटी मतलब रेयर में, मतलब विरल जो हो, जो कहीं कहीं मिलते हो, ऑकरिंग इन फ्यू प्लेसेस। एग्जाम्पल के लिए टिन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। फिर कहते हैं यूनिक्विटीज, मतलब एकल, जो एक ही जगह पे मिलता हो, एक आध स्थानों पर कहीं मिल जाते हैं, ऑकरिंग इन वन प्लेस। एग्जाम्पल के लिए क्रायोलाइट इन ग्रीनलैंड। ठीक है, कमर्शियल क्रायोलाइट इन ग्रीनलैंड। और कुछ टर्म है रिसोर्स से रिलेटेड, जैसे स्टॉक है। स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मतलब भंडार। जैसे नहीं होता कि हम लोग घर में कितना स्टॉक रखे हुए हैं, तो इसे भंडार कहते हैं। तो इसमें होता है सम ऑफ द टोटल मास एंड एनर्जी बोथ फिजिकल एंड बायोटिक। कहने का अर्थ हुआ कि आपके पास कितनी टोटल मास और एनर्जी उपलब्ध है, कितना आपने भंडारा किया हुआ है रिसोर्सेज का, उसी हम स्टॉक के अंतर्गत रखेंगे। रिजर्व मतलब होता है कि आरक्षित। आरक्षित नहीं कहता कि मेरे पास इतना रिजर्व रखा हुआ है जो कि अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो वर्तमान में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, रिजर्व में रखे हुए हैं। ठीक है। बट टेक्नोलॉजिकल चेंज से, मतलब कि तकनीकी परिवर्तन से वह रिसोर्सेज में चेंज होता है। फ्यूचर में टर्न इनटू द रिसोर्सेज, बट टेक्नोलॉजिकल चेंज से इन फ्यूचर में टर्न हो जाएगा, मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा रिसोर्सेज में। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा वाला रीजन है वहां पे पेट्रोलियम जो है रिजर्व में पाया जाएगा। ठीक, वहीं पे मुंबई हाईवे में जो था वह इस समय निकाला जा रहा है, लेकिन रिजर्व में हम जो अभी खोज हुई है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, तो इसे हम रिजर्व में रखेंगे। एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, मतलब वास्तविक संसाधन। इसमें क्या होता है कि हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं कि कितनी मात्रा में आप वास्तव में अपने संसाधन रिसोर्सेज को रखे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन बॉम्बे हाई में कितना कितना इस समय है। ठीक है, कितनी मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द यूजेज क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग के अनुसार वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम अनयूज रिसोर्सेज, मतलब अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन मतलब जो यूज ना हो, अनयूज्ड है। ठीक है। तो जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो है किंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है। निकट भविष्य में, मतलब आने वाले इन फ्यूचर में उपयोग में नहीं लाया जा सकता वर्तमान टेक्नोलॉजी और नॉलेज के आधार पर। मतलब इस समय जितने भी टेक्नोलॉजी नॉलेज है, ध्यान दीजिए, ये तो था अनयूज रिसोर्स, मतलब जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो है किंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। एक है अनयूजेबल रिसोर्स, मतलब अनयूजेबल मतलब कि जो अभी तक यूजेबल नहीं हुआ है। ठीक है। तो निकट भविष्य में, इन फ्यूचर में उपयोग में नहीं लाया जा सकता वर्तमान ज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर। कहने का अर्थ हुआ कि इस समय वर्तमान में आपके पास जितनी भी टेक्नोलॉजी और ज्ञान है उसके आधार पर आप उसको यूज में नहीं ला पा रहे हैं, वो अनयूजेबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अभी ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब संभाव्य संसाधन। तो पोटेंशियल मतलब कितनी पास आपके पास क्षमता है। तो किसी भी एलिमेंट या मटेरियल का उपयोग निकट भविष्य में, इन फ्यूचर में किया जा सकता है, उसी हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी लद्दाख में खोज हुआ है कि यूरेनियम पाया जाता है, तो वहां पे पोटेंशियल रिसोर्सेज पाया गया है कि भविष्य में हम उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खोज सकते हैं। ठीक है। तो संभाव्य पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। ओके। पोटेंशियल रिसोर्सेज में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा रीजन है वो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएंगे आपके। ओके। भविष्य में हम उसे खोद के पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। लेटेंट रिसोर्सेज, लेटेंट मतलब गुप्त। देखिए हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में गुप्त उपमा पढ़ते थे, तो गुप्त जो रिसोर्सेज है उसके बारे में। तो मेनी रिसोर्सेज, ऐसे अनेक रिसोर्सेज हैं, हैव बीन अननोन टू मैन, जो कि अभी मानव के ज्ञान में नहीं आया है, जिनकी स्थिति के विषय में सही ज्ञान अभी नहीं हुआ है, तो लेटेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है। आते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। पूछता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जो इनएग्जॉस्ट हो,
नहीं हो सकते, मतलब इन एग्जॉस्ट है ना, तक एग्जॉस्ट नहीं हो सकते ऐसे संसाधन, ठीक, समाप्त नहीं हो सकते ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होते, प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी, प्रेजेंट टाइम में वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, अनंत क्वांटिटी में है, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, वो कभी भी समाप्त नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए सनलाइट ले लीजिए, सूर्य की रोशनी तो आपको रोज मिलेगी ना, वो खत्म नहीं होगी। वाटर हो गया, एयर हो गया, तो इन एग्जॉस्टेबल है। आगे बढ़ते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल मतलब जो समाप्त हो जाए, जो सीमित मात्रा में, इन एग्जॉस्टेबल में समाप्त नहीं होते थे और एग्जॉस्टेबल में जो समाप्त हो जाते, प्रेजेंट इन लिमिटेड, वर्तमान में वह लिमिटेड सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में मौजूद है, लिमिटेड क्वांटिटी में, विल बी एग्जॉस्टेड, जो कि समाप्त हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, तो इसका समाप्त हो जाएगा। अब ज्यादा यूज करेंगे तो फॉसिल जितने भी पेट्रोलियम कोल हैं, ध्यान दीजिएगा पेट्रोलियम जो है ओशियनिक बेसिन में क्या कहते हैं कि जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं उसमें बनता है। कोल जो है वही प्लांट के एनिमल का फॉसिल जब कॉन्टिनेंट में बनता है तो कोल का रहता है, ठीक है। तो मिनरल हो गए तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो नॉन रिन्यूएबल होता है गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन, इसमें फार्म्ड ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड। तो नॉन रिन्यूएबल भी वही है, पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, फॉसिल्स हो गए, मिनरल हो गए, तो ये क्या है कि लिमिट मात्रा में है ना, तो नॉन रिन्यूएबल समाप्त हो जाएंगे, तो इन्हें हम पुनः नवीकृत नहीं कर सकते, पुनः इन्हें रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता और बहुत लंबे समय के बाद ये बनते हैं इसलिए, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस एज में आपका कह सकते हैं कोयला बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मत, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑलवेज अवेलेबल, ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलवेज अवेलेबल, जैसे इनएग्जॉस्टेबल नहीं था, देखिए आपका इनएग्जॉस्टेबल था जो कि प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी, उसी प्रकार से रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है जिसमें ऑलवेज अवेलेबल होता है, जैसे सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया। रिन्यूएबल को हम परपेचुअल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, एक ऑलवेज अवेलेबल होता है जो कि सनलाइट, विंड, वाटर, और एक होता है रीयूज या रिसाइकल, जो कि रिसाइकल जैसे फॉरेस्ट हो गया, ट्री हो गया, वन हो गया, फिशेस हो गए, ठीक। तो इनका क्या है कि प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता रहता है फिशेस मछलियों का, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, एनिमल्स हो गए, ठीक। अकॉर्डिंग अब नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे। तो इसमें बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मतलब जैविक संसाधन, जैसे लिविंग थिंग हो गया, तो लिविंग थिंग से जितने भी रिसोर्सेज बने होंगे वो आपके बायोटिक रिसोर्सेज से होते हैं। तो इसमें प्लांट्स आता है, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। इनके जो नहीं था फॉसिल फ्यूल्स था कोल और पेट्रोलियम, तो कहने का अर्थ हुआ कि कोल और पेट्रोलियम जो निक्षेपण हुआ फॉसिल फ्यूल का, तो प्लांट्स और एनिमल के ही डेड के बनाना, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज हो गए, कोल, पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। कोल मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट में बनता है प्लांट के एनिमल के डेड की, और पेट्रोलियम जो ओशियन बेसिन में समुद्री जीव जो मरते हैं और प्लांट्स जो बनते हैं उनकी पेट्रोलियम बनता है। एबायोटिक में जो होता है अजैविक, इसे नॉन लिविंग थिंग होता है, अजैविक है तो नॉन लिविंग। एग्जाम्पल के लिए सॉयल हो गया, मृदा हो गया, रॉक हो गया, चट्टान हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है एबायोटिक, जो कि जीवित नहीं, जिसमें लिविंग थिंग से नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं मिनरल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। जो मिनरल फ्यूल है फॉसिल फ्यूल, उसको दो भागों में बांटे हैं, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल मतलब कंटेन मेटल, जिसमें मेटल कंटेंट रहेगा, नॉन मेटालिक में मेटल नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो आयरन ओर हुआ, मैग्नीज हुआ, कॉपर हुआ। ध्यान दीजिएगा मेटालिक मिनरल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए गुड कंडक्टर होते हैं, वहीं पर नॉन मेटालिक जो है गुड इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के लिए। आप जानते हैं कॉपर का तार रहता है, उसमें आपकी लाइटें जलती रहती हैं, तो मेटालिक में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी रहता है। नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल है माइका, लाइम स्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, कोल, पेट्रोलियम, ये आपका नॉन मेटालिक में आएगा। आइए अब हम नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे समझते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप में होता है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, उसी चीज को समझते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब गैर नवीकरणीय, जिसमें रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज वंस, मतलब वे संसाधन जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सके। और रिन्यूएबल में क्या होता है, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा कहते हैं कि वे संसाधन जिनका उपयोग बार बार किया जाए, रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन। तो नॉन रिन्यूएबल में रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन यूज, जब आप यूज कर लेते हैं तो कंज्यूम खत्म हो जाता है, जैसे कोल था, ठीक है, उपयोग किए जाने पर, उपभोग किए जाने पर संसाधन खत्म हो जाता है ऊर्जा के लिए। रिसोर्सेज दैट कैन बी एग्जॉस्टेड बी बाय ओवर यूज, जब ओवर यूज कर लेंगे नॉन रिन्यूएबल में तो वो एकदम खत्म हो जाएगी। देखिए अभी आप कोयला एकदम खत्म कर डाले तो ओवर यूज कर दीजिए तो कोयला खत्म हो जाएगा, संसाधन जो होती है उपयोग के समाप्त हो जाए। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में क्या टू पार्ट बताया, रिसोर्सेज आर द ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज जैसे सनलाइट था, विंड था, वाटर था, जो हमेशा उपलब्ध हो। और इसी रिन्यूएबल में आपका रिसोर्सेज दैट कैन रिसाइकल हुआ, रिसाइकल जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, फिशेस हुआ, तो संसाधन जिन्हें पुनः नवीकृत किया जा सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ एनर्जी के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी में सोलर आ जाएगा, हाइड्रो पावर आ जाएगा, बायोमास आ जाएगा, जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है, विंड आ जाएगा, ज्वारी ऊर्जा आएगा। तो भूतापीय ऊर्जा में आपका कश्मीर की पूगा वैली है और मणिकरण है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, इसमें ऑयल आ जाएगा, कोल आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगा, ठीक है, आपका नॉन रिन्यूएबल में है। हाँ, जियोथर्मल एनर्जी में मणिकरण हिमाचल प्रदेश का और पूगा वैली लद्दाख का है।
और न्यूक्लियर एनर्जी में क्या कहते हैं कि दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूएसए में सबसे पहले तेल निकाला गया था 1557 में, इसी समय डिस्कवर किया गया था। नेचुरल रिसोर्सेज के चार्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, विकास और उपयोग के आधार पर कैसे बांटा जाता है। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वास्तविक संसाधन जिसमें हम क्वांटिटी ज्ञात करते हैं, मात्रा ज्ञात होती है, और पोटेंशियल रिसोर्सेज संभाव्य संसाधन, मात्रा ज्ञात नहीं होती, जैसे लद्दाख में यूरेनियम था, ठीक है, तो यूरेनियम की भी खोज हुई तो मात्रा ज्ञात नहीं है। वैसे आप कृष्णा गोदावरी का भी ले सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज में। आगे बढ़ते हैं, वितरण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो लोकलाइज रिसोर्सेज जो स्थान मतलब किसी लोकल स्थान पर पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन, जैसे तांबा हो गया, लौ हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। और व्यापक संसाधन जो यूबिक्यूटिस था उनका, जैसे विंड हो गया, आपका सनलाइट हो गया। फिर उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के आधार पर बायोटिक और एबायोटिक था, और जैसे वनस्पति हो गया, पशु हो गया। फिर एबायोटिक में आपका मृदा हो गया, सॉयल हो गया, रॉक हो गया। और निर्माण के आधार पर अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आपके आएंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण को मतलब कि रिसोर्सेज को समझेंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, आयरन ओर हो गया, यूरेनियम हो गया, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोल मतलब कोयला को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोल जो है फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है। जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम है, तो फॉसिल फ्यूल है, जो कि क्या कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल के डेड होने पर, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और ध्यान दीजिएगा, फिर अंडर वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर के क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में ये क्या कहते हैं कि लेयर बन जाता है, सेडिमेंट्री लेयर में डिपॉजिट हो जाता है, सेडिमेंट्री लेयर रहता है उसी में वो डिपॉजिट होता जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है आपका कोल है एक तरह के, और सेडिमेंट्री लेयर में डिपॉजिट होता है, और ये कार्बोनिफेरस पीरियड में सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, बेस्ट क्वालिटी कोल, जो कि 350 मिलियन ईयर एगो में था। उसके बाद टर्शियरी पीरियड आता है जो कि न्यू का है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता है। कोल को हम काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, ठीक है, कोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और इसमें कंटेन कार्बन, इसमें क्या क्या पाया जाता है कोल में, आपका जब कोयला निकालते हैं तो उसमें कार्बन पाया जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है, और एश रॉक पाया जाता है। तो कार्बन कन्वर्ट इनटू द कोल एंड डायमंड, ज्यादा जब वो क्या कहते हैं मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है तो डायमंड में भी कन्वर्ट हो जाता है, हीरा बन जाता है प्लांट्स और एनिमल के डिपॉजिट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं, स्टेजेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम स्टेजेज ऑफ कोल फॉर्मेशन को देखिए, मैं स्टेज लिखा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पीट होता है, जो कि सबके कहते हैं कि खराब कोयला माना जाता है। इसमें जो है डिके ऑफ वेजिटेशन मटेरियल, कोल कैसे था, वो वेजिटेशन और जो प्लांट्स और एनिमल जब डेड हो जाते थे उससे बनता था। तो वनस्पति के क्षय से निर्मित जो सबसे पहला रहता है पीट होता है, जो कि समझिए टर्शरी है, पीट और लिग्नाइट टर्शरी एज का समझिए। तो इसमें कार्बन कंटेंट जो रहता है 20 से 25% की भी कम पाया जाता है, लेस देन 20 से 25%। इसकी जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और सिग्निफिकेंस देखें तो लॉट ऑफ मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए कोयला बहुत ही खराब माना जाता है। सेकंड पे आते हैं, ये धुआं बहुत ज्यादा फेंकता है। लिग्नाइट आता है सेकंड। लिग्नाइट इंडिया के नेवेली तमिलनाडु में ज्यादा पाया जाता है। ध्यान दीजिए, सेकंड स्टेज पे अगर हम आए तो यही जो पीट था वो और ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर से और ज्यादा दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से लिग्नाइट बन जाता है। और लेस देन इसमें जो कार्बन कंटेंट जो है वो लेस देन 30 से 35% हो जाता है, मतलब 30 से 35% से भी कम पाया जाता है इसमें कार्बन कंटेंट। ये ब्राउन कोल, हाँ ध्यान दीजिएगा, लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है, और ये टर्शियरी पीरियड में बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेज पे अगर हम आए तो इसी लिग्नाइट को और ज्यादा कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, कंप्रेस्ड ऑफ द लिग्नाइट, और ज्यादा वो जब जाता है तो बिटुमिनस में बदल जाता है। और बिटुमिनस फिर बाद में एंथ्राक्साइड का कहते हैं, बिटुमिनस और एंथ्राक्साइड आसपास ही बनते हैं। इसमें जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 60 से 80% के बीच में रहता है। और ध्यान दीजिएगा, बिटुमिनस जो ऐसा कोयला है जो कि मोस्टली फाउंड इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा